हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें कोई 20 से 25 महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं। सबसे पहले नदियों के बहने का तरीका देखेंगे। नदी है क्या? इसमें क्या है, देखो, नदी बेसिकली तो क्या है, पानी है, पानी। अब एक पहाड़ है, एक पहाड़ के ऊपर अगर कहीं से पानी गिरेगा या बर्फ गिरेगी, बर्फ गिरी है या फिर वर्षा गिरी है, पानी गिरा है, ये पानी ऊंचाई से और नीचे की तरफ जाएगा। आप घर में भी किसी ऊंचे स्थान पे पानी गिरेंगे, वो बहकर अंतिम चरण में अपने एक नाली के रूप में आपके घर के बाहर नाली में चला जाएगा। इसी तरह पहाड़, जो ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, जब ऊंचाई पर वर्षा होती है या बर्फ गिरती है, अगर वर्षा हुई तो वो वर्षा आपकी ढलान के थ्रू नीचे आकर के आपकी छोटी छोटी नालियों में इकट्ठा होएगी, जिन्हें सरिताएं बोलते हैं। ये सरिताएं आपस में अलग अलग स्थानों से आकर बड़े नालों में कन्वर्ट होती चली जाएंगी। पानी के शुद्ध शुद्ध पानी के नाले होंगे, नालियाँ होंगी। उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटी नदी का रूप लेंगी और अंतिम चरण में अपने एक बड़ी संपूर्ण नदी बन जाएगी। अब यदि ये बहुत ऊंचे पहाड़ ना हो करके कोई छोटे पहाड़ हुए तो इन पर बर्फ नहीं गिरेगी। बर्फ की जगह क्या गिरेगा? इन पर वर्षा गिरेगी, पानी गिरेगा। अब ये वर्षा का पानी इकट्ठा होगा और एक नदी के रूप में अपने आप को बहा करके समुद्र की तरफ ले जाएगा। उसके बाद समुद्र से वाष्पीकरण होगा और फिर से वो बारिश होकर इन्हीं पहाड़ों पे गिर जाएगा। ऐसे जल का चक्र चलता रहता है। अगर तो वो छोटे पहाड़ पर वर्षा हुई है तो वो पानी सिर्फ उन्हीं दिनों में उन पहाड़ों से नीचे उतरेगा जिन दिनों में वर्षा हो रही है। ऐसी नदियां जो केवल वर्षा ऋतु में एक्टिव हों, बाकी समय वो सूख जाती हैं और सिर्फ वर्षा के दिनों में पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से पहाड़ों पर वो नदियों का रूप ले लेती हैं, इन्हें बोलते हैं मानसूनी नदियाँ या फिर वर्षाकालीन नदियाँ। इसके अलावा दूसरी तरह की वो नदियाँ हैं जो सारा साल बहती हैं। वो सारा साल कैसे बहती हैं कि जहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे वर्षा की जगह बर्फ गिरेगी, वो बर्फ सारा साल पिघलती रहेगी। सारा साल पिघलने की वजह से इन नदियों में सारा साल पानी बढ़ता चला जाएगा। तो नदी बेसिकली क्या है कि एक ऊंचे स्थान पर वर्षा हुई है, पानी गिरा है, उस पानी वो पानी बहते बहते समुद्र में जाना है, तो जिस रास्ते को वो अपनाएगा उसे नदी बोला जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि भाई नदी का पानी एक पहाड़ से आपका समुद्र की तरफ जाएगा। तो भारत का नक्शा देख लेते हैं। भारत का अगर नक्शा देखा जाए तो यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर ये सारा का सारा आपका समुद्री इलाके से घिरा हुआ है, ये समुद्र। तो कोई भी नदी है या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी, इसके अलावा उस पर कोई रास्ता नहीं है। ऊपर क्या है? ऊपर पहाड़ है, तो जहाँ भी पहाड़ है वहाँ से नदी शुरू होगी, या ऊंचा स्थान है, पहाड़ पठार या कोई ऊंचा स्थान है, वहाँ से जल बहना शुरू होगा और समुद्र की तरफ बढ़ेगा। देखते हैं पहाड़ कहाँ कहाँ है भारत में। ये हिमालय के पहाड़ हैं, ये अरावली पहाड़ हैं, ये विंध्याचल के पहाड़ हैं, ये सतपुड़ा के पहाड़ हैं। ये पहाड़ हैं आपके पश्चिमी घाट के, और पूर्वी घाट कहीं कहीं से छोटा छोटा कटा फटा है। ठीक है। अब यहाँ जहाँ जहाँ पे पहाड़ हैं उस पे पानी गिरेगा। ये पहाड़, अगर आप इसको मान लो कि ये पहाड़ है तो इसके इस तरफ भी पानी गिरेगा और इस तरफ भी पानी गिरेगा, बारिश आएगी, पानी गिरेगा। अब अगर मैं देखूं कि नदी आ कहाँ से रही है, तो भारत की नदियों को बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है वो है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा भाग है आपका प्राय द्वीपीय
नदियां। और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र गंगा नदी तंत्र। तो 3 अलग अलग हिस्सों में जो है इन नदियों को हमने बांटा हुआ है। अब किस आधार पर बांटा गया है कि जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी, जो पश्चिमी हिस्से में बह रही है नदियां, वो सिंधु नदी तंत्र के अंदर आएगी। कौन कौन सी देखेंगे? यहाँ पर एक मानसरोवर झील है जहाँ पे आपका भोलेनाथ का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, कैलाश पर्वत। इसी के पास राक्सताल झील है। यहाँ से आपकी सिंधु नदी चलती है और वो सिंधु नदी जो है वो आपकी कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान से बहती हुई वो आपकी अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरेगी ये नदी, ठीक है। अब ये इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर। ये है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये है आपका हिंद महासागर। तो ये जो नदी यहाँ से चली है ये आपकी सिंधु नदी चली है और ये सिंधु नदी आपकी अरब सागर में जाकर के गिरी। अब इस नदी को और कौन कौन सी नदियां ज्वाइन करेंगी? यहीं से एक और नदी निकलेगी, इसका नाम है सतलुज। इसके ऊपर निकलेगी रावी, फिर निकलेगी ब्यास, फिर निकलेगी झेलम और फिर निकलेगी चिनाब। ये सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब, ये 5 नदियां, इन्हीं 5 नदियों का जल हमारे पुराने पंजाब, जो कि आधा हिस्सा भारत में है आधा पाकिस्तान में है, उस एरिया से निकलती थी। इसीलिए इन 5 नदियों 5 दरियाओं के जिस एरिया से गुजरती है उसको पंजाब, 5 दरियाओं का क्षेत्र पंजाब कहा जाता है। ये 5 दरियाएं यहाँ से निकलकर आपकी सिंधु नदी में मिल जाती हैं, यानी कि ये सभी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं और ये सारी अरब सागर में गिर जाती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में आपकी सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और खुद सिंधु, ये 6 नदियाँ आती हैं। बात करें अगर इसके अलावा हम गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, तो आपका जो गंगा है वो भागीरथी से निकलती है, भागीरथी गोमुख से निकलती है भागीरथी के नाम से, और इसका एक हिस्सा अलकनंदा के नाम से निकलता है आपका बद्रीनाथ के, जो आपका बद्रीनाथ धाम है वहां से निकलती है और देवप्रयाग में आकर के ये एक नदी बन जाती है जिसका नाम बनता है गंगा नदी। यानी इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा दोनों नदियां दोनों आकर गंगा के रूप में ये बहने लगती हैं और ये गंगा नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी गंगा नदी की एक सहायक नदी यमुना नदी, जो यमुनोत्री स्थान से निकलती है, इलाहाबाद में इससे आकर के मिलती है। अब ये नदी, ये सब इन पहाड़ों से निकली है, हिमालय के पहाड़ों से, क्योंकि इन पे बर्फ गिरी है या इन नदियों के ऊपर, इन पहाड़ों के ऊपर जो है बारिश हुई है। तो या तो बर्फ पिघल रही है या तो फिर बारिश हो रही है, उसकी वजह से इन स्थानों में पानी आ रहा है और इन्हीं स्थानों को आप नदियों का नाम देंगे। अब गंगा की कुछ सहायक नदियां जो हैं, कुछ अरावली से निकलेंगी, अरावली पर्वत श्रेणी, इस पे जो इस तरफ जाएगी वो साबरमती जाएगी और लूनी नदी जाएगी। साबरमती नदी और लूनी नदी जो इसके इस तरफ जाएंगी वो होंगी आपकी बेतवा, केन, सोन, बेतवा, केन, सोन, पार्वती, चंबल, ये जो है विंध्याचल पर्वत के उस तरफ जो नदियां उस ढलान की तरफ चली गई और आगे जाके यमुना नदी में मिल गई। अब इस ढलान पे भी पानी आएगा, इस ढलान पे जो पानी आया इस तरफ और इस पहाड़ के इस तरफ, ये बन गई आपकी नर्मदा नदी, ये आपकी अरब सागर में गिर जाएगी। इसी तरह इस पहाड़ पे जो पानी गिरा उसकी ढलान जो है वो आपकी चली जाएगी ताप्ती नदी की तरफ, ताप्ती,
ठीक है जी। इसके बाद आपका ऊपर पहाड़ों पे वर्षा हो रही है, ये पहाड़ों की जो नदियां हैं वो आकर गंगा में मिलती रहेंगी बारी बारी से। घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, इन नामों से। अब इसी पहाड़ पे जो रोकस्थल है, इसी के पास से एक नदी निकलती है, सांगपो नदी। वो सांगपो नदी इन पहाड़ों में से रास्ता काटती हुई अरुणाचल प्रदेश में भारत की तरफ मुड़ जाती है, और यहाँ पर इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ करके आपकी वेस्ट बंगाल में जमुना के नाम से, जमुना, यमुना अलग है, जमुना अलग है, जमुना के नाम से आपकी गंगा से मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी तंत्र में क्या क्या कौन कौन सी नदियां हुई? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, सोन, केन, बेतवा, चंबल, ये नदियां आपकी जो है वो ब्रह्मपुत्र गंगा नदी तंत्र में मिली। अब तीसरी नदियां हैं इन पहाड़ों पे जो बारिश होगी। यहाँ पर एक और पहाड़ है जिसे आप पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, छोटा नागपुर। इन पे जो भी पानी गिरेगा या बारिश होगी वो बंगाल की खाड़ी की तरफ पानी चला जाएगा। तो सबसे ऊपरले एरिया से आपका जो आएगा वो आएगी गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उससे नीचे कावेरी, उससे नीचे पेरियार, और यहाँ पे छोटा नागपुर से ये जहाँ अमरकंटक स्थान है, यहाँ से एक तरफ पानी जो बहकर नर्मदा नदी में चला जाता है, एक तरफ चला जाएगा महानदी में। कुछ छोटी नदियां हैं जैसे दामोदर, हुगली, और इन्हीं नदियों की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जैसे गोदावरी की वेन गंगा, पेण गंगा, वर्धा, और कृष्णा की तुंगभद्रा। इस तरह से इनकी सहायक नदियां। इन्हें प्रायद्वीपीय नदियां क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पहाड़ नहीं है, ये पठार है, और पठारों पर बर्फ नहीं गिरती, पठारों पर वर्षा होती है, इसलिए ये वर्षाकालीन नदियां हैं। ये वर्षा के समय में ही अपने पूरे बहार पे आती हैं, अदरवाइज ये इनमें कम पानी रहता है। और ये जो नदियां हैं ये सारा साल बहती हैं, क्योंकि ये बर्फ पिघलने से बनी हुई नदियां हैं, और ये सिर्फ वर्षा की नदियां हैं। तो ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो जीके के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।